मंत्रियों का परिचय कराना चाहूंगा। राज्य सड़क परिवहन मंत्री, पर्यटन मंत्री, शहरी विकास मंत्री। अब प्रश्नकाल प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 101, कुमार रोहित, अपना प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी है बताने की कृपा करेंगे। क्वेश्चन क्या है, G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, एजेंडा प्राथमिकताएं क्या है। क्वेश्चन क्या है, इस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां क्या रही। क्वेश्चन क्या है, अगला G20 शिखर सम्मेलन इसमें होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने युवा संसद साथी को बताना चाहता हूँ। उत्तर क्या है, G20 शिखर सम्मेलन का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय अध्यक्षता के तहत 9 और 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। हमारी अध्यक्षता का संदेश है एक पृथ्वी, एक कुटुंब एवं एक साझा भविष्य। भारत ने G20 वार्ता के लिए 6 एजेंडा प्राथमिकताएं सामने रखी। नंबर 1, हरित विकास, जलवायु, वित्तीय और जीवन। नंबर 2, त्वरित, समावेशी और लचीला विकास। नंबर 3, SDG पर प्रगति में तेजी लाना। नंबर 4, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। नंबर 5, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं। और नंबर 6, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। उत्तर क्या है अध्यक्ष जी, इस शिखर सम्मेलन की उपलब्धियां कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, अफ्रीकी संघ G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। नंबर 2, देशों के एक समूह ने भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाले एक रेल और शिपिंग गलियारे के निर्माण के लिए संयुक्त समझौता किया, जिसे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भी कहा जाता है। समूह में भारत, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय संघ जैसे देश शामिल हैं। एशिया और यूरोप के बीच रेल व शिपिंग नेटवर्क के बाद दोनों महाद्वीपों में आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। नंबर 3, ग्लोबल वायुमंडल बनाने का ऐलान किया। इस गठबंधन के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश की जाएगी। उत्तर गए अध्यक्ष जी, अगला G20 शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील में होगा। अध्यक्ष जी, क्या मुझे पूरा प्रश्न पूछने की अनुमति है। अनुमति है। अध्यक्ष जी, क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे सम्मेलन में कितने विषयों पर चर्चा हुई और कितने विषयों पर सहमति बनी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, G20 की बैठकों में कुल 112 विषयों पर चर्चा हुई। इसमें फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन, ओशन इकोनॉमी, पर्यटन, लैंड रिस्टोरेशन और MSME सेक्टर शामिल रहे। 73 ऐसे मामले थे जो विश्व की मौजूदा समस्याओं से जुड़े थे, उनका हल निकालने पर सहमति बनी, जबकि 39 मामलों पर जरूरी दस्तावेजों के साथ सहमति बनाने पर चर्चा हुई। अध्यक्ष जी, क्या मुझे पूरा प्रश्न पूछने की अनुमति है। अनुमति है। अध्यक्ष जी, क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्री बताने की कृपा करेंगे साल 2023 के बजट G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए आवंटित किए गए 990 करोड़ रुपए से 4 गुना ज्यादा खर्च किए गए। अध्यक्ष जी, सरकार ने जनता का पैसा पानी की तरह इस्तेमाल किया, इससे जनता पर टैक्स का बोझ पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। सरकार द्वारा फिजूल खर्च करने का क्या कारण रहा है। मंत्री जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं अपने युवा संसद को बताना चाहता हूं कि बजट में आवंटित 990 करोड़ रुपए की बजाय 4100 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा इस सम्मेलन में हुआ है, लेकिन इस रकम में से अधिकांश पैसा स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में उपयोग हुआ है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर G20 शिखर सम्मेलन के बाद भी काफी उपयोग होगा। प्रश्न नंबर 102, युवा सांसद कुमार प्रिंस, अपना प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे प्रश्न क्या है, सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग में आतंकी ने उस वक्त हमला कर दिया जब वे सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, DSP हुमायूं भट्ट और एक जवान शहीद हो गया। बारामूला में भी आतंकवादियों और सेनाओं के बीच में झड़प हो गई। सरकार ने इसके लिए क्या कार्रवाई की है। प्रश्न है, इस आतंकी हमले में किसका हाथ है। प्रश्न है, सुरक्षा एजेंसी आतंकी गतिविधियों को पता लगाने में क्यों असफल रही। रक्षा मंत्री जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने युवा सांसद साथी को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर क्या है, हमारे सरकार के शासन काल में आतंकवाद पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं हुआ है, परंतु बहुत कम हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि
हम आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सख्त निर्णय लेते हैं और किसी प्रकार की ढील नहीं देते। हमने हमारे शहीदों की शहादत का बदला भी ले लिया। हमने ड्रोन की मदद से छुपे हुए आतंकियों का पता लगा लिया, वह हेलीकॉप्टर की मदद से उन पर हमला कर दिया। सभी आतंकवादी मारे गए। 10 लाख इनामी A+ ग्रेड लश्कर ए तैयबा के आतंकियों जैर खान को एंटी टेरर ऑपरेशन करके मार गिराया। अध्यक्ष जी, उत्तर है, इस आतंकी हमले में लश्कर के प्रॉक्सी रेजिस्टेंस फ्रंट PRF ने जिम्मेदारी ली। प्रतिबंधित रेजिस्टेंस फ्रंट को पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन माना गया। अध्यक्ष जी, उत्तर गए, एक मुखबिर के जरिए खुफिया एजेंसियों के कानों तक खबर पहुंचाई गई। मुखबिर पुलिस के लिए नहीं, आतंकियों के लिए काम कर रहा था। मुखबिर जम्मू कश्मीर पुलिस का DSP शेख आदिल मुश्ताक की शक्ल में डबल एजेंट था। उसने जम्मू कश्मीर पुलिस तक खबर पहुंचाई। कोकेरनाग के जंगल में एकदम सटीक लोकेशन पर आतंकी संगठन लश्कर के 2 दहशतगर्द छुपे हुए। अफसरों को उसकी खबर पक्की लगी। फॉरेन जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पुलिस और सेना की टुकड़ियां मोर्चा संभालने के लिए तैयार होने लगी। 3 अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और DSP भट्ट सर्च ऑपरेशन का प्लान बना रहे थे। तभी अचानक गोलियां दागी जाने लगी। पहाड़ पर घात लगाकर छुपे आतंकियों ने हमला कर दिया। 3 अफसर गिर गए, लेकिन फायरिंग करते रहे। 3 अफसर साथ एक जवान मुखबिर के गद्दारी के कारण शहीद हो गए। मुखबिर के बात पे विश्वास के कारण सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की योजना का पता नहीं लगा। अध्यक्ष जी, क्या मुझे पूरा प्रश्न पूछने की अनुमति है? अनुमति है। अध्यक्ष जी, क्या रक्षा मंत्री जी बताएंगे कि भविष्य में सरकार का आतंकवादी से निपटने के लिए क्या योजना है? रक्षा मंत्री जी, जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपनी युवा सांसद साथी को अवगत कराना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने चयनित 13 छुपे आतंकियों की संपत्ति कुर्क करने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पैर रखने के लिए भी जमीन नहीं मिलेगी। सरकार ने पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में बैठकर अपने आतंकी गतिविधि चलाने वाले और कश्मीर में छुपे आतंकियों की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया है। उनको मदद देने वाले या उनसे किसी प्रकार का लाभ लेने वाले रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसना है। लगभग 42 ऐसे तत्वों की सूची बनाई गई है और इस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। यही लोग आतंक के प्रसार के अलावा उनके ठिकाने व हथियार की व्यवस्था करते हैं। ऐसे लोगों की व उनकी संपत्ति की सूची बनाई जा रही है। आतंकी हिंसा में शामिल आतंकियों के पीछे उनका पूरा तंत्र काम करता है। उनके मददगार सरकारी तंत्र में छुपे होते हैं। ऐसे लोगों की उनकी संपत्ति की सूची बनाई जा रही है। कई फरार आतंकियों ने अपना आतंक से उगाई रकम को अपने रिश्तेदारों के जरिए रियल एस्टेट व अन्य क्षेत्रों में लगाया। उन्होंने कई संपत्तियां भी बनाई है। इन सभी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इससे उनके स्थानीय नेटवर्क ही नहीं बल्कि उनसे किसी प्रकार का संपर्क रखने वाले दूर भागेंगे। निरंतर रेखा तुष पर बैठा आतंकियों की संपत्ति जब्त होगी तो उनका लौटना मुश्किल होगा। इससे उनके परिवारजन आत्मसमर्पण का दबाव बनाएंगे। प्रश्न नंबर 103, कुमार जितिन, अपना प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे? प्रश्न के देश में घरेलू बचत पिछले 5 दशक में सबसे कम रही है, इसका क्या कारण है? प्रश्न है, अध्यक्ष जी, लोगों की शुद्ध घरेलू बचत बीते वर्ष 2022-23 में 55% गिरकर GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद में 5.1% पर आ गई है, जो पिछले 47 वर्षों का निचला स्तर है। दूसरी तरफ कर्ज या वित्तीय देनदारी बढ़कर 5.8% हो गई है, यानी परिवारों पर कर्ज 2 गुना से भी अधिक बढ़कर 15.6 लाख करोड़ हो गया है, जो वर्ष 2021-22 में 3.8% था। अध्यक्ष जी, अच्छे दिनों की ऐसी शपथ लगी है कि 50 वर्ष में जनता की बचत सबसे कम होने लगी है। क्या यही मौजूदा सरकार का विकास है? प्रश्न है, अध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ, भविष्य में GDP बढ़ाने के लिए क्या योजना है? वित्त मंत्री जी, जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने युवा सांसद साथी को बताना चाहता हूँ कि उत्तर क्या है। देश में शुद्ध घरेलू बचत की कमी इसलिए रही है क्योंकि लोग अब बचत की बजाय दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अपनी बचत को निवेश कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, संकट जैसी कोई बात नहीं है। उत्तर क्या है? अध्यक्ष जी, लोगों की बचत में कमी नहीं आई है, बल्कि उनका इन्वेस्टमेंट को लेकर नजरिया बदला है। अब लोग बचत के लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट जैसे अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अपनी बचत को निवेश कर रहे हैं। लोग ज्यादातर घर और गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। लोगों ने पिछले वर्षों की तुलना में कम फाइनेंशियल एसेट जोड़ी क्योंकि उन्होंने अब घर आदि खरीदने के लिए कर्ज लेना शुरू कर दिया, जैसे होम लोन और अन्य रिटेल लोन में भी बढ़ोतरी हुई है। अध्यक्ष जी, उत्तर क्या? अप्रैल से जून 2023 की तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर
7.8% रही है। अध्यक्ष जी, विकास दर के हिसाब से भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में फिर से प्रथम स्थान पर है। नंबर 1 है भारत, नंबर 1। अध्यक्ष जी, इकोनॉमी में अहम योगदान देने वाले मैन्युफैक्चरिंग और कृषि सेक्टर के लिए भी नई चुनौतियां हैं, लेकिन इनमें सुधार किया जाएगा। पहली तिमाही में निर्माण और सभी तरह के सेवा क्षेत्रों में वृद्धि दर अच्छी रही। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में भी 12.2% की वृद्धि दर हासिल की गई है। पहला ट्रेड होटल, दूसरा ट्रांसपोर्ट और तीसरा कंस्ट्रक्शन जैसे सर्विसेज सेक्टर है, जिनकी वृद्धि दर 9.2% रही, लेकिन इसे बनाए रखा जाएगा। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी सुधार किया जाएगा। अध्यक्ष जी, G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों से भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आम सहमति बनी है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे। अध्यक्ष जी, चालू वित्त वर्ष में देश 6.5% की वृद्धि दर हासिल कर ही लेगा। प्रश्न नंबर 104 कुमार कुंदन, अपना प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, क्या कृषि मंत्री जी बताने कृपया करेंगे? प्रश्न का, क्या सरकार ने कृषि बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है? प्रश्न का, यदि हाँ तो सरकार ने कृषि बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? प्रश्न का, भारत किन किन फसलों का उत्पादन एवं निर्यात करती है? कृषि मंत्री जी उत्तर दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने युवा सांसद साथियों को बताना चाहता हूं कि उत्तर क्या है। हाँ, कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। कृषि के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना हमारे देश का लक्ष्य है, ताकि हमें दूसरे देशों पर किसी भी उत्पाद के लिए निर्भर नहीं रहना पड़े। उत्तर क्या है? अध्यक्ष जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाकर इसे उन्नत बनाया जा रहा है। सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिंचाई के अधिकांश साधनों का विकास किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाए, वे इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए और किन फसलों से किसानों को ज़्यादा मुनाफा होता है, इसके बारे में जानकारी भी सरकार द्वारा दी जाती है। देश के 32.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से 14.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। उत्तर के अध्यक्ष जी, भारत मुख्य तौर पर गन्ना, तिलहन, तंबाकू, मसाले, जूट इत्यादि का निर्यात करता है। अध्यक्ष जी, क्या मुझे पूरा प्रश्न पूछने की अनुमति है? अनुमति है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आपदा आ जाए, जैसे सूखा, अकाल, बाढ़, तूफान आदि, तो सरकार ने इस तरह की परेशानियों से किसानों को राहत देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? कृषि मंत्री जी उत्तर दीजिए। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा की व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है, जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा हो रहा है। वह अपनी रबी व खरीफ की फसलों का बीमा कराकर सुरक्षित एवं चिंतामुक्त रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने सम्मान निधि से 11.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में हर साल 6-6 हज़ार रुपये भेजे जाते हैं। प्राकृतिक आपदा से फसलों में नुकसान का जायजा लेकर किसानों को उनकी पूरी भरपाई भी की जाती है। प्रश्न संख्या 105 कुमार आशीष, अपना प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, क्या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे? प्रश्न का, क्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों में निवेश की सीमा को बढ़ाया गया है? प्रश्न का, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? यह निवेश पहले कितना था और अब कितना है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं अपने युवा सांसद साथी को यह बताना चाहता हूं कि हाँ, हमने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में निवेश की सीमा बढ़ाई है। हमने इस संबंध में सदन में एक विधेयक भी पेश किया है, जिसमें सूक्ष्म उद्योगों में निवेश की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए निवेश का प्रावधान किया है। लघु उद्योगों में निवेश की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान है और मध्यम वर्ग के उद्योगों में निवेश की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ करने का प्रावधान किया है। अब सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री जी सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखें। अध्यक्ष जी, लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी करते समय देश के एक प्रसिद्ध समाचार ने गंभीर रूप से विशेष अधिकारों को भंग किया है। समाचार पत्र ने बेईमानी के उद्देश्य आरोप लगाया है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप इस मामले को उठाने दीजिए। माननीय युवा सांसद जी, क्या आपने इस संबंध में पहले नोटिस दिया है? आप समाचार पत्र की कटिंग के साथ उपयुक्त नोटिस दे सकते हैं, मैं उस पर विचार करूंगा। आप इस प्रकार प्रश्न नहीं उठा सकते।
अध्यक्ष जी, मैंने आज सुबह 10 बजे ही इसका नोटिस दिया है। इसकी जांच की जाएगी और जब मेरे पास आएगा मैं आपको अपना निर्णय बता दूंगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब शून्यकाल प्रारंभ होता है। युवा सांसद गुबार निर्भय, अपना प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से साथी के मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत क्या कदम उठाए हैं। साथी के मंत्री जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने युवा सांसद साथी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार स्थानीय क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि फिर से बहाल कर दी है, जो कोरोना संकट के समय रोक दी गई थी। अध्यक्ष जी, वर्ष 2022-23 से सभी सांसदों को 5-5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। अध्यक्ष जी, यह राशि 2.5 करोड़ के 2 किस्तों में दी जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल सांसद अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण, स्वच्छ पीने का पानी मुहैया कराने तथा स्कूल का बुनियादी ढांचा बेहतर करने आदि पर कर सकते हैं। सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने का निर्णय लिया है तथा वित्त मंत्रालय से इसकी इजाजत ली जा रही है। कुमार ऋषभ, अपना प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दहेज, रेप, हत्या इत्यादि जैसी वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। माननीय सदस्यगण शांत रहे, उनको अपना प्रश्न पूरा इन्हें करने रोकने दें। के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, कितनी एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं तथा कितने अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दीजिए। अध्यक्ष जी, अभी इस मामले में आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसका जवाब आपको आंकड़े उपलब्ध होने के बाद दे दिया जाएगा। कुमार सोनू, अपना प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपया करेंगे कि प्रश्न क्या सरकार ने जीवन रक्षा दवाओं की कीमतों में कोई कमी की है। प्रश्न यदि हाँ तो तत्संबंधी विवरण दें। प्रश्न कैंसर, हृदय रोग व मधुमेह रोग को मूल्य निरंतर दवाओं की सूची में जोड़ने से कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा। प्रश्न सरकार ने गरीब लोगों के लिए कौन सी योजना चलाई है। स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने युवा सांसद साथी को बताना चाहता हूँ कि उत्तर हाँ, हमारी सरकार ने जीवन उपयोगी दवाओं की कीमत में कमी करने से भरपूर कोशिश की है। उत्तर हमारी सरकार ने जीवन उपयोगी दवाओं की कीमत उतनी रखी है जितनी उसकी लागत आती है। नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC के नए नियमों के मुताबिक सभी डॉक्टर ब्रांडेड दवा की जेनेरिक दवा लिखने के निर्देश दिए हैं, जिसकी कीमत 30 से 80% तक अंतर आएगा। ऐसा नहीं करने पर डॉक्टर को सजा का प्रावधान किया है। उत्तर कैंसर, हृदय रोग व मधुमेह रोग को मूल्य निरंतर दवाओं की सूची में जोड़ने से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। उत्तर सरकार ने गरीब लोगों की इलाज की पहुंच के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू किया। इसमें 5 लाख लोगों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ बीमा मिलेगा। कुमार अग्निश, अपना प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, क्या विदेश मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। प्रश्न है, चीन ने भारत के कितने हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है। प्रश्न है, अभी हाल में चीन ने लगभग 2000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। माननीय सदस्यगण शांत रहे, उनको अपना प्रश्न पूरा करने दें। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं, सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए हैं। प्रश्न है, चीन के नए मैप में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने देश में दिखाया गया है। चीन के इस गुस्ताखी पर हमारी सरकार ने क्या प्रतिक्रिया की है। विदेश मंत्री जी उत्तर दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने युवा सांसद साथी को बताना चाहता हूं कि उत्तर अध्यक्ष जी, चीन ने 1962 ईस्वी के बाद से ही भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना अवैध कब्जा कर लिया था तथा 1963 में पाकिस्तान ने अवैध कब्जे वाले कश्मीर का 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को दे दिया था। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना अवैध कब्जा कर रखा है। उत्तर अध्यक्ष जी, जो मेरे साथी 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं, वह 1963 से ही अवैध कब्जे पर है। जब से हमारी सरकार आई है, तब से चीन ने हमारे किसी भी क्षेत्र पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं किया है। उत्तर अध्यक्ष जी, अरुणाचल और अक्साई चीन के मैप में दर्शाने के लिए हमने कड़े विरोध किए हैं। यह उनके क्षेत्र नहीं है, यह उनकी पुरानी आदत है ऐसा करना। चीन से सटे प्रत्येक देश से उसका सीमा विवाद रहता है, यह उसकी विस्तारवादी नीति को दर्शाता है। कुमार मोहित, अब अपना प्रश्न पूछिए।
अध्यक्ष जी, क्या विदेश मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न के क्या मालदीव भारत विवाद हमारी कूटनीति की विफलता का परिणाम है? प्रश्न के यदि हाँ तो इसका क्या कारण है, और यदि नहीं तो फिर दोनों देशों में विवाद क्यों? प्रश्न के मालदीव ने चीन के साथ 20 समझौते किए हैं। मालदीव ने भारत को 15 मार्च तक सेना वापस बुलाने के लिए कहा है। इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? प्रश्न के सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? विदेश मंत्री जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने युवा सांसद साथी को बताना चाहता हूं कि उत्तर क्या है। अध्यक्ष जी, हमारी कूटनीति विफल नहीं हुई है। हमारे देश से मालदीव के हमेशा से ही मधुर संबंध रहे हैं। भारत ने मालदीव के हर क्षेत्र पर सहायता की है। भारत तथा मालदीव के पर्यटक और तथा व्यापारिक क्षेत्र में भी अच्छे संबंध रहे हैं। उत्तर है अध्यक्ष जी, दोनों देशों में वाद विवाद का मुख्य कारण मालदीव के 3 मंत्रियों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री पर विवादास्पद टिप्पणी करना है। इससे हमारी सरकार ने कड़ा ऐतराज उठाया, जिससे मालदीव की सरकार ने उन 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। उत्तर गए अध्यक्ष जी, चीन तथा मालदीव के बीच 20 समझौते वास्तव में मुख्य कारण है। इससे चीन मालदीव के नज़दीक आ जाएगा, लेकिन भारत के सबसे नज़दीक होने के कारण भारत पर अधिक निर्भरता रहेगी। इससे चीन के मुख्य उद्देश्य है मालदीव को यह सब समझ आ जाएगा। भारतीय सेना के लौटने के अल्टीमेटम पर बात हो रही है। उत्तर है अध्यक्ष जी सभी भारतीय सेना के वापस लौटने के अल्टीमेटम पर बात हो रही है। मालदीव के विदेश मंत्री से अभी हाल ही में बात हुई है, जिसमें भारत तथा मालदीव के बीच अच्छे संबंध बनाने में जोर दिया गया है। भारत के लिए मालदीव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के नज़दीक होने के कारण भारत पे शत्रु देश सेंध लगा सकता है। हम मालदीव के साथ संबंध बनाने में प्रयासरत हैं। अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। विपक्षी सदस्य कुमार धनराज महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं महिलाओं एवं बाल विकास मंत्री जी का ध्यान महिलाओं पर होने वाली हिंसा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, महिला घरेलू हिंसा के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 7 सालों में लड़कियों और महिलाओं के दिल्ली आयोग हेल्पलाइन नंबर 181 पर अपने खिलाफ अपराध की शिकायत के लिए 40 लाख कॉल मिली। इसके पिछले वर्ष जुलाई 2022 से जून 2023 तक हेल्पलाइन नंबर 181 पर 6,30,000 कॉल मिली। इसमें से घरेलू हिंसा के 38,342 मामले, रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट के 5,895 मामले, अपहरण के 4,229 मामले, पास्को के 3,647 मामले व गुमशुदा महिला और बच्चों के 1,552 मामले आए। सरकार द्वारा महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 को लागू किया गया है। वहाँ महिलाओं को बचाने के लिए कुछ और कानून भी बनाए गए हैं, परंतु इस तरह के आंकड़े दिन प्रतिदिन आते हैं। यह आंकड़े केवल दिल्ली राजधानी के हैं, परंतु इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। पूरे देश में कई महिलाएं और लड़कियां ऐसी भी हैं जो शिकायत नहीं कर पाती हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इन पर काबू कब पाया जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्री जी उत्तर दीजिए। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अपने युवा सांसद साथी को बताना चाहता हूं, अगर किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर की सुविधा दे रखी है। हेल्पलाइन नंबर के पीछे ग्राउंड टीम होती है जो महिलाओं की सहायता करती है। अगर किसी महिला को घर में बंद कर दिया जाता है तो यह टीम वहां जाकर रेस्क्यू करती है। इसके लिए महिला आयोग भी बनाया गया। वह मारपीट के मामले में महिला के साथ थाने जाकर FIR दर्ज करवाती है। जरूरतमंद महिला को फ्री लीगल सपोर्ट व वकील भी उपलब्ध करवाया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार अगर किसी महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण परिवार से संबंध रखने वाला करता है, दहेज या अन्य संपत्ति या कोई मूल्यवान वस्तु की मांग, महिला या महिला के रिश्तेदार को यातना देना, मजबूर करना, यह भी घरेलू हिंसा में आते हैं। इसके लिए सजा का प्रावधान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा महिला आरक्षण बिल पास होने से महिलाएं सशक्त होंगी और घरेलू हिंसा में कमी आएगी। कुमार मनी अपने विचार दें। अध्यक्ष जी, गत वर्ष महाराष्ट्र के धारावी में रहने वाली 24 वर्षीय महिला को उसका पति और सास ससुर इसलिए मारकर लटका देते हैं क्योंकि वह अपने घर से 5 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल नहीं ला पाई। वह 7 महीने की गर्भवती भी थी। मुंबई की एक और 34 वर्षीय महिला जहर खाकर इसलिए आत्महत्या कर लेती है
क्योंकि उसे रोज रोज दहेज के लिए पीटा जाता था। एक अन्य घटना में ससुराल वालों ने महिला को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने बेटा पैदा नहीं किया। इस तरह की लाखों घटनाएं होती रहती हैं। महिलाओं को कितनी पीड़ा होती होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। महिलाओं के मानसिक व शारीरिक शोषण में या घरेलू हिंसा में अधिकतर हाथ परिवार के सदस्यों या सगे संबंधियों का ही होता है। अध्यक्ष जी, केवल महिलाओं के साथ ही नहीं अपितु बच्चों, बुजुर्गों और पुरुषों के साथ भी घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। इसके शोषण के मामले में भी उनके अपने परिचित हो जाते हैं। उनको अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है। इसके समाधान के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्री जी जवाब दें। अध्यक्ष जी, महिलाओं के साथ अनैतिक व अनुचित व्यवहार बहुत ही शर्मनाक है। घरेलू हिंसा से बचाने के लिए महिलाओं को सरकार की तरफ से कुछ प्रावधान मिले हैं, जिनमें आर्टिकल 14, 15, 15(3), 16(1) नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल 39 है, 39(c), 51(a) का ई गरिमा बनाए रखने व समान वेतन, दहेज प्रतिषेध 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने में सहायता करेंगे। अध्यक्ष जी, अधिकतर महिलाएं शिकायत ही नहीं कर पाती हैं। कुछ परिवार के दबाव में, कुछ यह समझती हैं कि लंबी कानूनी प्रक्रिया में उनके पैसे खर्च होंगे, इसलिए वह न्याय पाने से वंचित रह जाती है। हमें उनका सहयोग करना चाहिए। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार की यह खासियत है कि अगर किसी महिला की तरफ से कोई भी घरेलू हिंसा की शिकायत आए तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने लोगों को समय समय पर इलेक्ट्रिक साधन व संचार द्वारा बुराइयों से बचने का प्रावधान दिया है। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, जिससे महिलाएं सशक्त होंगी और उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। अब कुमार सौरभ काम रोको प्रस्ताव रखेंगे। अध्यक्ष जी, मैं मणिपुर में हुए हिंसा के ऊपर विचार के लिए काम रोको प्रस्ताव लाना चाहता हूं। अतः सदन की कार्रवाई को रोककर इस मामले पर विचार करने की अनुमति चाहता हूं। जो सांसद मणिपुर में हुई हिंसा पर काम रोको प्रस्ताव लाना चाहते हैं यहाँ कहें। मणिपुर में हिंसा से संबंधित काम रोको प्रस्ताव को सदन में पेश करने की अनुमति है। कुमार सौरभ प्रस्ताव रखें। अध्यक्ष जी, मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय के बीच 3 मई से हो रही सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 175 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 1108 लोग घायल हैं, 32 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 96 लावारिस लाशें सब गर्म में रखी है। अध्यक्ष जी, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना भाई और किसी ने अपने अन्य रिश्तेदारों को खो दिए। उनसे पूछिए कि उन पर क्या बीत रही होगी। मणिपुर अभी भी हिंसा की आग में जल रहा है। बीते कुछ दिनों में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं से मैती समुदाय के पुरुषों ने नग्न अवस्था में परेड कराई व यौन शोषण की भी बातें सामने आई, जिससे पूरे देश में गुस्सा है। लोग कुकृत्य की भर्त्सना कर रहे हैं। अतः महोदय, सदन की कार्रवाई को रोककर पहले इस मामले पर विचार किया जाए। गृह मंत्री जी, इस पर अपना वक्तव्य दीजिए। अध्यक्ष जी, हमने 40,000 सेना, अर्धसैनिक बल व पुलिस को लगा दिया है, जिससे हिंसा को रोका जा सके और शांति कायम की जा सके। हम इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। दंगा फैलाने वालों की पहचान की जा रही है। हमने बहुत से आशंकित लोगों को अपनी हिरासत में लिया है, उनकी जांच की जा रही है। वह बेगुनाहों को छोड़ दिया जाएगा, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अध्यक्ष जी, क्या मुझे इस विषय पर आगे बोलने की अनुमति है? अनुमति है। अध्यक्ष जी, मणिपुर में हुए संघर्ष के कारण 60,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनके काम धंधे छिन गए, भुखमरी के हालात हो गए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। दोनों समुदाय के लोगों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की, कई थानों से हथियार लूट लिए, कई मंदिर और चर्चों को तोड़ दिए गए, कई गांव में आग लगा दी गई। अतः सरकार मणिपुर को शांत करने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके लिए सभी कामों को रोककर इस समस्या के समाधान पर चर्चा की जाए। सदस्यगण शांत रहें। गृह मंत्री जी को अपना वक्तव्य देंगे। गृह मंत्री जी। अध्यक्ष जी, हमारे सैनिक, अर्धसैनिक बल व पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया है। हालांकि इस घटना ने भारत को शर्मसार कर दिया है। इसमें किसी भी पक्ष के दोषी को माफ नहीं किया जाएगा, इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सैनिक हर स्थिति पर काबू पाने में सक्षम है। अतः काम रोको प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। युवा सांसद काम रोको प्रस्ताव को लाने के पक्ष में है, यहाँ कहें। युवा सांसद काम रोको प्रस्ताव लाने के पक्ष में नहीं है, नहीं कहें। मैं समझता हूँ कि नहीं वालों का बहुमत है, नहीं वालों का बहुमत है, नहीं वालों का बहुमत है। अतः प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। अब विधायी कार्य प्रारंभ होता है। माननीय गृह मंत्री जी विधेयक का प्रस्ताव रखेंगे। अध्यक्ष जी, मैं एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024 सदन में प्रस्तावित करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024 को सदन में पेश करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें।
जो इसके विपक्ष में है वो नहीं कहे। मैं समझता हूँ कि हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। अगर विधेयक को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। महोदय, मैं एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024 सदन में प्रस्थापित कर दूं। और प्रथम वाचन समाप्त होता है। दूसरे वाचन की भेंट 20 फरवरी 2024 को होगी। दूसरे वाचन के लिए गृह मंत्री जी विधेयक का प्रस्ताव रखें। अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं इस देश के हित के लिए समय व खर्चा बचाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024 सदन में पर विचार किया जाए। महोदय, लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने से लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। इस विधेयक को लाने से, कानून बनने से राष्ट्रीयवाद की भावना आएगी और ये देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कुछ स्वार्थी लोगों को छोड़कर इस विधेयक को लाने में संशय है। इस विधेयक की बातें कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, लोकसभा और राज्य विधानसभा को चुनाव एक साथ कराना। नंबर 2, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के समय को सिंक्रनाइज करना अवधारणा पर केंद्रित है। नंबर 3, लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। नंबर 4, देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। नंबर 5, केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियां और कार्यक्रमों में निरंतरता। नंबर 6, चुनावी खर्चों में कमी लाकर देश का पैसा बचाना। नंबर 7, मतदाता मतदान में वृद्धि होगी। नंबर 8, बार चुनाव व बार आचार संहिता से दक्षता बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के दल मतभेदों को भूलकर इस का विकास करेंगे और इसे पास कराने में मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया है कि देश के लोगों का समय और खर्च बचाने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री जी विधेयक पर अपने विचार सदन में रखें। अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। एक राष्ट्र व एक चुनाव में लोकसभा व राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इससे बार बार चुनाव में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। बार बार चुनाव होते रहने से देश के सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ता है। बार बार चुनाव कराने से राजनीतिक भ्रष्टाचार भी पनपता है। अध्यक्ष जी, यदि चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो इससे देश का पैसा बचेगा और उस पैसे को हम देश के विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च काफी कम हो सकता है। अध्यक्ष जी, इससे जनता और व्यापारी समुदाय को चुनावी चंदे के लिए कई बार दबाव बनाने से भी बचाया जा सकता है। अध्यक्ष जी, यदि चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो शुरुआत में आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग को काफी धनराशि का इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन बाद में चुनाव आयोग द्वारा किए जाने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। अध्यक्ष जी, लगभग एक ही खर्च में 2 चुनाव का खर्च निकाला जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी विधेयक पर अपने विचार सदन में रखें। अध्यक्ष जी, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार एक विकासोन्मुखी विचार है। लगातार चुनाव के कारण देश में बार बार आचार्य संहिता लगानी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती है और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है और इसके कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनावों की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद सत्ताधारी दल के द्वारा किसी परियोजना की घोषणा, नई स्कीमों की शुरुआत या वित्तीय मंजूरी और नियुक्ति प्रक्रिया की मनाही है। इसके पीछे निहित उद्देश्य यह है